नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आखिरी तोहफा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां बिलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने बिलायती कपड़े पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने को तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी। आखिर वो होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें ये मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे। मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, उस वसूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही न थी। अपनी ज़रूरतों को तो वे शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ। तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूं दिल को मजबूत करके वे शाम को दुकान पर पहुँचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, ये धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी यहाँ से न टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने विवशता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते। 100 हीले 1000 बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही लो। 2-4 रोज के बाद कहा, सुनार माल लेकर चंपत हो गया। ये तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के
पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी क्या करें भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़ें वो अगल अलग से। समझें हमारी परवाह ही नहीं करते, आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, ये तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमरनाथ हाँ, ये तो बहाना कर चुका हूँ भाई, मगर यह सुनती ही नहीं। कहती है क्या विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए, मुझसे चले तो उड़ने। पंडित जी तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा तो मैं एक तरकीब बताऊं, एक खाली कार्ड का बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो, जाकर कह देना मैं कपड़े लिए जाता था, वॉलंटियरों ने छीनकर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ कुछ जचती नहीं, अजी 20 ऐतराज करेगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़े। पंडित जी तो मालूम हो गया आप बोधे आदमी हैं, और हैं भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई की भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने करते गुजरी, और कपड़े और कभी पकड़े न गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देसी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ देसी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा नहीं, देसी की तो बात ही क्या। एक खद्दरपोश महाशय पास ही खड़े यह बातचीत सुन रहे थे, बोल उठे, ऐ साहब सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कर दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े न लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थीं आप इस कूचे को नहीं जानते, और बोले आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, ये महाशय तो 30 मार खां से भी तेज निकले। अच्छा तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाज़ा है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ न देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया, और वो जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थीं। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। कम का लिखा सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। आप उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अभागे, ये जवानी बहुत दिन ना रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ उनकी खुशामद करने लगे, माफ़ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, ऐनक घर भूल आया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। यकायक कानों में आवाज़ आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ
के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए, जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंत के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि मैं जैसे आपका काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ में थीं जिनके पास सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर और कोई चीज़ पहनाना चाहें, वो भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लजता पर आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थीं। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री की पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी ये विनती क्यों नहीं मान जाते। अमरनाथ, इसलिए कि ये साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूँगी, जरा देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिन ब्याह था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी न होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी के से अलग रहकर भी शादी के मज़ों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वे अपने प्रेम को समर्पित कर सकें, जिसकी तरावट से वो अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताज़ा कर सकें, जिसके प्रेम की छाया में वो जरा देर के लिए ठंडक पा सकें, जिसके दिल में वो अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सकें। उनकी नज़र ने मालती को चुना था, जिसकी शहर में धूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुना करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया था। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी ना हुई थी। बोले, आज तो वह एक न्योते में गई है, घर में न होगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ ये आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वो घर पर नहीं। देवी ने कहा, कल आ जाएंगी। अमरनाथ बोले, हाँ, कल आ जाएंगी। देवी, तो आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूँगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपका मुझ पर विश्वास नहीं है, जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाएं। देवी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम न हो जाए, इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइएगा जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए।
देवी जी लेते जाइए करती रह गईं। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली के बाद होली से पहले तैयार न हो सकेंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुंह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक न मिले तो फिर मेरे किसी काम के ना होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ से आश्वस्त होकर अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ते थे, लेकिन दिल पीछे रहा जाता था। काश वह उनकी इतनी विनती स्वीकार कर लें कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करें, लेकिन यकीनन वो उन्हें खाली हाथ देकर मुंह फेर लेंगी, सीधे मुंह बात नहीं करेंगी, आने का जिक्र ही क्या, एक ही बेमुरव्वत है। तो कल आकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूं। उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आँखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ का अपने इंद्रिय प्रायण जीवन पर शर्म आ रही थी। अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे। आज उन्हें मालूम हुआ हीरा किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चितवन, उसकी वह मीठी अदाएं, उसकी शोखियाँ और नखरे सब जैसे मुलम्मा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वे मालती की तरफ जा रहे थे, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह क्यों इनका इतना बेखबर था। वे तिलिस्म जो मालती ने वर्षों के नाज नखरे हाव भाव से बांधा था, आज किसी छूमंतर से तार तार हो गया था। मालती ने उन्हें खाली हाथ देकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए या नहीं। अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। नहीं, ये उनके मुंह से ये शब्द सुनने की आदि न थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्यलिपि के समान था। बोली, क्यों अमरनाथ, क्यों नहीं लाए? मालती, बाजार में मिली ना होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी? और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपये मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजिर रहा। मालती, तो शायद तुम्हें रुपये जान से भी ज़्यादा प्यारे हों। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अमर, मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं। मालती, तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के ना थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देख कर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली, मैं उन्हीं को दूंगी। कल तुम्हारे घर आऊंगी,
मालती ने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तो ये कहिए, आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वे उन औरतों में नहीं जो दिलों की घात में रहती हैं। मालती, तो कोई देवी होंगी। अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूप वाली, न ऐसी अदाएं, कुछ न मधुर भाषणी, न तनवंगी, बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी गैरत ने तो गंवारा न किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूँ। तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती। मालती, तो तुम्हें इसकी ज़्यादा परवाह है कि वो अपने दिल में क्या कहेगी। मैं क्या कहूँगी इसकी जरा भी परवाह न थी। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज़ छीन ले तो देखूं, चाहे वो दूसरा कामदेव ही क्यों न हो। अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से न छीन सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी क्यों। अमरनाथ, जरूर आएगी। मालती, तो जाकर मुंह धो आओ। तुम इतने नादान हो, मैं तुम्हें ये मुझे मालूम ना था। साड़ी लेकर चले आए, साड़ी देकर चले आए, अब कल वो आपको देने आएगी। कुछ भंग तो नहीं खा गए। अमरनाथ, खैर इसका इम्तिहान कल ही हो जाएगा, अभी से क्यों बदगुमानी करती हो। तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली चलना। मालती, जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो और कोई बहाना कर देता। मालती, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती। मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे। दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कट गए। बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो, बुरा न मानना। मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा खड़ा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। ये पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया। हम दोनों उसकी गहराइयों में जाते हुए डरते थे नहीं, बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वो सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुझसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में ये विश्वास पैदा करने की परवाह नहीं की। मेरे बारे में तुम्हें ये शक है, मैं नहीं कह सकता। तुम्हें ये शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीबी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी और ज़्यादा भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं। तुमको इतने में संतोष न होगा। मेरे लिए सिर्फ इस इत्मीनान की ज़रूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है। मालती को
अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार ना कर सकी। उसे ये भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी के से मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वो अपने को तैयार न कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत के बाजीगरों में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वो कभी इस कभी उस साख में चहकती फिरती थी, बेकैद, आज़ाद, बेबंद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है जिसकी जबान तरह तरह के मर्दों की आदी हो गई हो? क्या वो सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रहे हो अमरनाथ। मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती, अच्छा, मैं कल चलूंगी, मगर 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ न रहूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना ये है तुम अपना पार्ट कितनी खूबसूरती से अदा करती हो मालती। उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रखो। ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी हैं। मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार